बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी आज है जी 6 सितंबर, यौम दिफ़ाए पाकिस्तान, जो कि मिली जोशी जज्बे से मनाया जा रहा है। ऑल्दो जिस लेवल पर तकरीबात होती हैं सैलाब की वजह से उस तरह से तकरीबात का इनेकाद नहीं किया जा रहा, लेकिन इस दिन को मनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस दिन बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया गया। पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा दिन है। सबसे पहले हम बाकायदा तौर पर जंग सितंबर के शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। बिलाशुबा आज का बड़ा दिन इन शोहदा और गाजियों को याद करने का दिन है और इनको सलाम पेश करने का दिन है। ये वो दिन है जब दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक चटवा दी गई और जब दुश्मन ने कोशिश की कि वतन अजीज़ पर मैली आंख रखे, रात की तारीकी में वार करने की कोशिश की, तो फिर हमारी पाक फ़ौज ने बता दिया कि वो किसी से कम नहीं है। मुल्क की खातिर जान देने तक जो है वो गुरेज नहीं करेंगे और यही वजह है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और बहुत ज़्यादा हम अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं। पैगाम लाता है ये दिन कि आप अपने मुल्क की हिफाजत करें और इन शोहदा और गाजियों के लिए आज के लिए स्पेशल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुसूसी दुआ भी करें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। हमारा आज का पहला सेगमेंट है जी एक दिन एक नेकी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने भाई की छुप कर मदद करता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुनिया और आखिरत में उसकी मदद फरमाता है। ये बात है तो बड़ी मुश्किल। इंसान का नफ्स है उसको धोखा देता है और इसी धोखे की वजह से इंसान चाहता है कि वो मशहूर हो, लोगों को मालूम हो कि वो खर्च करता है और वो ये चाहता है कि माशरा लोग उसकी इज़्ज़त करें, उसका एहतराम करें। है तो ये बहुत मुश्किल काम, लेकिन आप ये देखिए कि अगर नफ्स के इसके धोखे से बचकर एक इंसान अपने भाई की मदद करता है और छुप कर करता है तो उसका अज्र भी देखिए कि कितना ज़्यादा है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला सिर्फ दुनिया में नहीं आखिरत में उसकी मदद फरमाएगा। लेकिन यहाँ पे एक नुक्ता मैं वाज़े करता चलूँ कि इंसान की नीयत, इसका किबला दुरुस्त होना चाहिए। यानी अगर कोई शख्स दिखाकर ख़र्च कर रहा है इस नीयत से कि लोगों को रग़बत मिले, लोगों में तरग़ीब पैदा हो, तो ये भी एक बड़े अजर का काम है। अगर इंसान को इस बात का डर होता है कि मैं अपने नफ्स के हाथों धोखा खा जाऊँगा और मैं भी दुनिया की शोहरत का तालिब बन जाऊँगा और मैं चाहूँगा कि लोग मुझे इज़्ज़त की निगाह से देखें, तो फिर उसे चाहिए कि वो छुप कर ही खर्च करे। क्यों? इसलिए कि नफ्स के धोखे से कहीं ऐसा ना हो कि उसका अज्र और उसका इनाम उसका ज़ाया हो जाए। आज का वक्त और ज़माना मीडिया का ज़माना है और आप जानते हैं कि एक ख़बर एक मिनट के अंदर, चंद सेकंड्स के अंदर दुनिया में फैल जाती है। ये जो रवैया है और ये जो अंदाज़ है ये इंसान को कई बार भटका भी देता है। तो तरीक़ा यही है कि अगर हम अल्लाह की बारगाह से अज्र लेना चाहते हैं तो फिर हमें यही चाहिए कि हम अपने नफ्स पर पहरे बिठाएं, धोखा न खाएं और अल्लाह की रज़ा के लिए हम खर्च करें। आज का पैगाम आपने जाना। आज की खबरें क्या हैं उसकी तरफ आ जाते हैं। जी खबर है सबसे पहले, आटे का बहरान सर उठाने लगा है। 10 किलो वाला थैला मार्केट से गायब ही हो गया है। और हैरानकुन बात यह है कि बच्चों को हिफाजती टीके लगाने में शहर लाहौर सबसे पीछे। बच्चों की मुकम्मल इम्यूनाइजेशन कवरेज सिर्फ 68.5%। 14 माह की तनख्वाहें, बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी के असातिज़ा का एहतजाज। और लेस्को दफातर में एक बार फिर रश।
तो आजकल तो आपको रश ही रश नज़र आ रहा है, कहीं बिल कम कराने के लिए, कहीं आटा खरीदने के लिए। ये वो बुनियादी अवामी मसाइल हैं जिनसे जान ही नहीं छूटने पा रही, तो लोग काम कैसे करेंगे। अपनी खबरों की तरफ भी आएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, रिजवान नकवी साहब और उमर असलम ने आज हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले शो का आगाज़ करेंगे क्योंकि आज का बड़ा दिन है और इसको तो नज़रअंदाज किया ही नहीं जा सकता। इस दिन की अहमियत किसी से ढकी छुपी नहीं है। रिजवान साहब, आपसे आगाज़ एक कमेंट चाहिए। देखिए ना, 6 सितंबर 1965 की हमें याद दिलाता है जब पाक फ़ौज के अजीम जवानों ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। जब 600 टैंक जो हैं वो चुविंडा के रास्ते दाखिल हुए और पाक फ़ौज के जवानों ने उन्हें रोका और उनमें से 45 टैंक जो हैं वहाँ पे कब्ज़े में ले लिए। और प्लान ये था कि यहाँ पे बरकी के रास्ते दाखिल हुआ जाएगा और जिम खाना में आके शाम का खाना खाया जाएगा और यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा कि हम पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो गए हैं। और ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स की एक सरीहन खिलाफ वर्जी थी जो कि गैर मतवक़्क़े तौर पे भारत की जानिब से की गई और उसका बड़ा मौसर जवाब जो है वो पाक फ़ौज के जवानों ने दिया और तारीख़ एक रकम कर दी। और आज के दिन मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ हमें ख़ारजी सतह पे अपने दिफा की बात करनी चाहिए बल्कि दाखिली सतह पे जो हमें चैलेंजेस दरपेश हैं, गुर्बत है, एजुकेशन के मसाइल हैं, हेल्थ है, उनकी बात करनी चाहिए कि उनमें भी अपने आप को नाकाबिल तस्हीर बनाने के लिए जो है वो हुकूमती सतह पे और अवामी सतह पे उस पर कोशिशें होनी चाहिए। और ये वो मसाइल हैं जिनका हल हमारे पास ही है और इसके लिए कोई ऐसा इतनी तगोदो की ज़रूरत नहीं है। उमर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन 6 सितंबर एक बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान की तारीख के हवाले से भी जब भी बात की जाती है कि अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को, आम दुश्मन नहीं था उस वक्त भी, अगर आप बात करें आबादी के लिहाज से, फ़ौज के लिहाज से, वसाइल के लिहाज से, लेकिन उसके बावजूद पाक फ़ौज के बहादुर जवानों ने यह बता दिया कि इस मुल्क का दिफा जो है वो नाकाबिल तस्खीर है। जब भी वो मैली आंख से इस मुल्क की तरफ, सरहदों की तरफ देखेंगे तो फिर वहाँ पर पाक फ़ौज के जो बहादुर नौजवान हैं, बहादुर जो सिपाही से लेकर जर्नैल तक हर जो शख्स है, बल्कि पूरी कौम के हवाले से अगर बात करें, इंडिया की जानिब से जब भारत की जानिब से कोशिश की जाती है छुप के वार करने की, छुप के वार किया गया और वो जो वागा, और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि भारतीय फ़ौज के अफसरों की ये ख्वाहिश थी कि गवर्नमेंट कॉलेज का और लाहौर जिम खाना में जो बैठकर वो चाय का कप पियेंगे, लेकिन वो सलाम है उन शोहदा को, उन गाजियों को जिन्होंने इस मुल्क के लिए जो है वो अपनी जानों का नजराना दिया। ये आम बात नहीं होती कि अपने सीने पर बम बांधकर उनके जो है वो टैंकों के नीचे लेट जाना और उन अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को, और उनके पास जदीद उस वक्त वेपन्स भी थे, आलमी सपोर्ट होने के बावजूद जो है वो पाकिस्तान के जो बहादुर अफवाज थे, यकीनन जो लोग शहीद हुए वो हमारे इस कौम के हीरो हैं, जो लोग गाजी आज भी हैं वो भी हमारे मोहसिन भी हैं और हमारे कौम के हीरो हैं। तो उन सलाम उन लोगों को जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। और ये हिस्ट्री इसलिए बताने की भी ज़रूरत है कि ज़िंदा वही कौमें रहती हैं जो अपने दिनों को याद रखती हैं। और फिर पूरी दुनिया में एक रिकग्नाइजेशन भी आई, पहचान भी बनी कि पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पर मार्ज़ वजूद में आया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस इस्लामी मुल्क को बनाया, बुनियाद रखी, उसके बाद अल्लामा इकबाल का ख्वाब, वो 1965 में आज़ादी के सिर्फ 18 साल के बाद हमारे पास उस दौर के हवाले से अगर बात की जाए तो अना उस वक्त हमारे पास वसाइल नहीं थे। उस वक्त पाक फ़ौज के जवानों ने, पाक फ़ौज के जो अफसरान थे और फिर पूरी कौम, मुझे याद है अब्बू बताते हैं कि कहते हैं कि जब वो जंग का ऐलान, वो तो रेडियो होता था उस वक्त, तो ये इस तरह टीवी चैनल्स, यूट्यूब जो ये नहीं था, तो बताते हैं कि रात वो रेडियो पाकिस्तान से पता चलता था और एक जज्बा जो था वो पूरी कौम, फिर वो जो नूर जहाँ के गाने जो वो मशहूर हुए, वो उन्होंने जाके बॉर्डर के करीब जाके जिस तरह गाने गाए, और उस वक्त पूरी कौम, जिस तरह आज भी पूरी कौम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हमेशा एहतराम भी करती है और उनके साथ खड़ी हुई है, लेकिन वो जो जज्बा था वो यकीनन जब भी सिर्फ वो मनाजिर ही देखें कि अपने से कई गुना, जिस तरह MM आलम ने जो है वो जहाज़ गिराए भारत के जो थे, और आप देखें उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा, उनके पास वेपन्स हमसे ज़्यादा,
हर मैदान में मतलब अगर बात करें, लेकिन वो फिर जज्बा क़ुव्वत ईमानी की जब बात की जाती है तो फिर सलाम उन शुहदा को, सलाम उन गाज़ियों को। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में उमर ने जैसे कि बात की, लेकिन आपकी बात में एक चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, जो चाय की बात की। रिजवान साहब एक चाय पिलाई थी, वो भी याद होगी आपको। जी, आप अभिनंदन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इट इज़ फैंटास्टिक। जी बिल्कुल ऐसे ही, वो चाय भी पूरी दुनिया ने देखी, पूरी दुनिया ने और पाकिस्तानी अफवाज ने जिस तरह से पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने उसमें एक बड़ी चाबकदस्ती का मुजाहरा किया और अपने फ़राइज़ का उन्होंने बताया कि जी हम हर वक्त जो है वो जाग रहे हैं और हमारी नज़र जो है वो किसी भी हमले को नाकाम बनाने के लिए दुश्मन के ऊपर हर वक्त हम उसकी ताक में हैं। तो पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह वो गिराया गया उनका त्यारा, और उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से सलूक उनके साथ किया गया कि फिर जिस तरह से जो भी कन्वेंशन ओवरऑल अफवाज के हैं उसके मुताबिक उसको रिहा भी किया गया। लेकिन पूरी दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो किसी भी मैदान में जो हैं वो दुनिया की अफवाज से कम नहीं है, और फ़िज़ाइया ने जिस तरह से उसमें बड़ी विजिलेंस का मुजाहरा किया, वो पूरी कौम का मोराल जो है उस वक्त एक आपने देखा कि मुझे याद है रिजवान भाई, मैं उस वक्त शादबाग में कैंपी गजाली भट्ट के साथ बैठा हुआ था और 1 या 2 दिन हुए थे जब इंडिया की जानिब से ये कहा जा रहा था कि उन्होंने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है। तो बड़ी एक तकलीफ सी नहीं होती, दिल में एक तकलीफ थी कि यार वो और इंडियन मीडिया जिस तरह मतलब बदतमीज़ी, और इंडियन मीडिया जो है वो एक वो पाकिस्तान के साथ कर रहा, हाँ झूठा प्रोपेगेंडा जो कर रहा था वो एक, आप यकीन करें मुझे आज मैंने आपको वो वाक़या कोट कर रहा हूँ कि मैं शादबाग में था उस वक्त। तो जब मुझे पता चला कि व्हाट्सएप पे आया, चैट में आया इस तरह कुछ के पाकिस्तान ने बदला ले लिया, तो ऐसे नहीं होता जैसे दिल को ठंडक पड़ जाती है, एक अपना सुकून मिल जाता है। और फिर बदला रिसेंटली भी लिया, वो भी मैच वाला, और अभी तो लोग उसको एंजॉय कर रहे थे, और आज के दिन हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि किस तरह से एक बार फिर ये चीज़ें हम याद इसलिए करते हैं कि ये बहुत बड़ा दिन हमारे लिए ना सिर्फ एज अ कौम बल्कि उन गाजियों के लिए भी है जिन्होंने खुद अपनी आंखों से तमाम ये मनाजिर देखे। तो ऐसे में जो मिली नगमे थे उन्होंने तो जैसे जान ही फूंक दी, और वो आज तक जब भी आप सुने तो एक्चुअली रोंगटे खड़े होते हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। आज की खबरों की तरफ बढ़ेंगे। आज की पहली खबर है जी, आटे बहरान के हवाले से 10 किलो वाला थैला मार्केट से गायब हो गया। एक्चुअली मार्केट में ये बाज़गश्त बहुत देर से हम सुन रहे हैं, और ऐसे में होता क्या है, वो अगेन पैनाडोल वाली बात के लोग इतनी सारी खरीद के चीज़ें रख लेते हैं। अब आप पहले ही सैलाब ज़दगान के लिए जो लोग इमदाद कर रहे हैं वो आटे के थैले पहुँचा रहे हैं। ऐसे में जब आपके पास शोर ये मच जाता है कि जी आटा गायब हो गया, आटा गायब हो गया, जहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ मुतहरिक होते हैं वहाँ पर कुछ लोग भी ऐसे हैं जो कि ज़्यादा सारा ख़रीद के रख लेते हैं, और एक्चुअली वो लोग जिनके पास सकत नहीं है कि वो इकट्ठी चीज़ खरीद सकें, जिन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर या 2-3 दिन के लिए आटा खरीदना, एक्चुअली वो लोग परेशान होते हैं। रिजवान साहब क्या कहेंगे? ना देखें, इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी गफलत है। आपने जो कोटा मुख्तस किया वह सबसे पहले तो आपने सब्सिडाइज्ड जो मिलों ने कोटा देना होता है, जिन्हें आप गंदम देते हैं सब्सिडाइज्ड नरखों पे, ताकि वो आपको गंदम से आटा बना के फिर मार्केट में उन्होंने भेजना है। आपका उसके ऊपर चेक नहीं है। ये एंटी करप्शन में मामलात भी चलते रहे थे, फ्लोर मिल्स की, और FIRs भी हुई कि वो सस्ती गंदम लेके महंगा आटा जो है मार्केट में बेच रहे थे, और जितना कोटा उनके लिए मुख्तस था कि इतना कोटा उन्होंने देना है, मार्केट में भेजना है सरकारी आटा, वो नहीं भेज रहे थे। उसके बाद होता यह है कि जो जिसका हाथ पड़ता है वो मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर या मुतलका जितने भी मशीनरी के लोग होते हैं उनसे मिली भगत करके वो स्टोर कर लेता है। सस्ता आटा जो है वो वहाँ से बैग्स उठाता है और तंदूरों वाले स्टोर कर लेते हैं, और वो महंगी रोटी मार्केट में बेच रहे होते हैं, उस पर कोई चेक नहीं है। ज़ाहिर है फिर जब ये सूरत हाल होगी, फिर लोगों के ऊपर एक साइकोलॉजिकल फियर होगा कि जी आगे सैलाब का ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना है, तो लोग भी फिर सेव करना शुरू हो जाते हैं और वो स्टोर करते हैं चीज़ें, ताकि महंगी जब होंगी तो वो उसमें यूटिलाइज़ कर लेंगे। लेकिन ये डोमेस्टिक इस्तेमाल में मैं समझता हूँ कि कम ऐसा होता है। जो कमर्शियल यूज़ करते हैं, जिनके बड़े बड़े तंदूर हैं, फिर होटल्स हैं, वो इस पे ज़्यादा फ़र्क उनको पड़ता है। रिजवान भाई, मेरा ख्याल है ना इसमें, पता है क्या कि रिजवान भाई की बात हो सकता है ठीक हो, लेकिन मेरा थोड़ा इख्तलाफ इस बात पर है कि मैं लाहौर के और पाकिस्तान के लोगों के हवाले से जब भी बात करते हैं तो बड़े दरिया दिल और अच्छे और नेक लोग भी हैं इस सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा जो लोग अपनी मदद आपके तहत लोगों का ख्याल करते हैं। जो आप पॉइंट कह रही थी ना सैलाब वाला, मैं उसको इसके साथ अटैच क्यों कर रहा हूँ, देखें बड़ा जुल्म है इस माशरे के अंदर,
कुछ माफियाज हैं, वो हर जगह हैं, हर शोबे में तकरीबन अगर आप बात करें, वो इतने बेशरम हैं। मैं ये बेशरम का वर्ड अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो अगर उनके उनके फैमिली तक पहुँच रहा है तो ज़रूर उनके बच्चों को जो उनसे ना अपने माँ बाप को अपने वालिदैन उन ताजिरों को समझाना चाहिए कि खुदा मैं वो थोड़े से लोग हैं हमने ना यहाँ चीनी वाले हालात पे। में हाँ, भी मैं देखा वही क्या बात हुआ था। करने जा रहा था कि अगर किसी का पता चले ना कि मसूर की दाल का वो ऐसे ही है ऐसे। डिमांड बढ़ गई है तो एकदम शॉर्ट कर देंगे। चीनी के साथ यार देखिए शर्म क्या करें हुआ। यार, मतलब आप शर्म करें। सैलाब की में जो है वो लोग वहाँ पे मैं बल्कि मर गए, वो शहीद ही हो गए। आप देखें ना, पता ही नहीं चला, लोगों के घर उजड़ गए, कारोबार उजड़ गए, सारी दुनिया उनकी क़यामत आ गई है उधर वहाँ पे लोगों पे, और आप यहाँ पे आटा शॉर्ट करते फिर रहे हैं। यार आप लोग करते क्या हैं? आप लोगों का कोई मतलब सब ने अल्लाह को जान देनी है, कोई दीन ईमान है। आप यहाँ पे, मैं ताजिरों में उस मखसूस तबके की बात कर रहा हूँ जो हमेशा चीज़ों को शॉर्ट कर ले, वो स्टॉक करता है, माफिया बनते हैं और फिर उससे करोड़ों अरबों, ये करोड़ों अरबों कब्र में नहीं जाने, ये बात जहन के अंदर रखें, ये उधर नहीं जाने। अब ये आटा नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट को हम जरूर क्रिटिसाइज करेंगे, रिजवान भाई भी करेंगे, मैं आप हम उसको भी सब वो क्रिटिसाइज करेंगे, क्या नाम है कि जी शॉर्ट हो गई। लेकिन असल वजह ये है कि जो लोग आपको पता है कि अगर यहाँ पर हम सप्लाई कर देंगे, वो आप वाली बात को कंटिन्यू करते हैं कि जनाब जिसने 5 किलो 10 किलो या थोड़ा थोड़ा सा लेना है वो सफ़र कर रहा है। कमर्शियल वाला तो फिर भी उसे पता है होटल में कि मैंने किस तरीके से मैनेज करना है, मेरे वहाँ पे सेठ के साथ मामला सेट है। छोटे दुकानदार ताजिर की बात नहीं कर रहा, जो बड़े माफियाज बैठे हैं, वो फिर उनके लिए एहसास वर्ड बहुत बड़ा है। मैं ये भी कह कि अगर उनकी फैमिलीज भी देख रही हो ना तो उनको नोट करना चाहिए कि आप लोग क्या कर, आप ये खिला रहे हैं। और अच्छा, ये तमाम शोबों में हमारी मेजोरिटी अच्छे लोगों पर मुश्तमिल है, मेजोरिटी अच्छे लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन कुछ हर जगह होते हैं, हर शोबे में होते हैं, हर शोबे में कोई ना कोई। फिलहाल जो हालात है ना, जिस तरह से लोगों को परेशान, ऑलरेडी इतनी महंगाई है और उस पर इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो लोग मज़ीद परेशान होकर रह जाते हैं। अच्छा, हम जहां आटे की बात कर रहे हैं कि आटा मार्केट से गायब है, लोग परेशान हैं, ऐसे में यूटिलिटी स्टोर के बाहर जब कभी भी गुजर हुआ तो सबसे ज़्यादा रश आटे की खरीदारी पर होता है। क्यों रिजवान साहब? लोगों की लंबी लाइनें इसलिए लगी होती हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है मार्केट रेट से। लोग वहाँ पे जाके तो आधा पौना घंटा खरीदने के लिए लोग 2.5 घंटे भी इंतजार कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, लोगों के पास पैसे नहीं है, और जो 20-25 हज़ार रुपया कमाता है, जो मिनिमम वेज है आम एक वर्कर की, मजदूर की, उसके लिए अगर किसी जगह पे 5 रुपये भी कंसेशन मिलता है तो वो दूर दराज इलाकों से भी सफ़र करके वहाँ तक जाते हैं और वहाँ से वो सस्ती चीज़ अगर वो कट्ठी वहाँ से ख़रीदते हैं वो ले जाते हैं, ताकि उन्हें थोड़ा बहुत 200-400 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है जब वो महीने की ग्रोसरी लेते हैं। फिर इशू ये है कि जब वहाँ पे भी सब स्टैंडर्ड चीज़ें बेची जा रही हैं, चीज़ों का मयार वो नहीं है। आप दालें चेक कर लें, आप चावल चेक कर लें, आप आटा चेक कर लें, वो आटा जो है उसके अंदर वो ग़िज़ाइयत नहीं होती भरपूर कि वो आपकी बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप पूरी कर सकें। अगर आवाम को दी जा रही है, ये फैसिलिटी दी जा रही है, तो वो सब स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड है। फिर गवर्नमेंट की तरफ से मैक्सिमम यही चेक रखा जाता है कि जी नर्खनामे पे अमल हो रहा है या नहीं, उन चीज़ों को चेक नहीं किया जाता, उस पर भी ज़्यादातर अमल होता नजर नहीं आता। पहुंचता है और एक दफ़ा जहां पहुंचे वहां दोबारा फॉलोअप के लिए कोई जाता नहीं है। अब देखें कि 3.5 लाख टन आटा है जो कि फाजलपुर के गोदामों में सैलाब की नज़र हो गया, तो ये किसने बचाना था? आपके पास वेदर फोरकास्ट नहीं था, आपको नहीं पता था क्या हालात होने जा रहे हैं, तो आपको नहीं पता था कि आटा जो है ये बेसिक नीड है और रोज़ाना जो है बुनियादी खुराक है। हर घर में जो है वो गंदम की रोटी खाई जाती है, आटे की, तो वो सारी चीज़ें जो हैं, अब पंजाब गवर्नमेंट जो है वो 10 लाख टन आटा जो है वो इंपोर्ट करने की परमिशन मांग रही है वफाकी हुकूमत से। तो ये तब परमिशन दी जाएगी जब यहाँ पे किल्लत पैदा हो जाएगी और लोग जो हैं वो दुगनी कीमत दे के वो चीज़ें ख़रीदना शुरू हो जाएंगी, जिस तरह प्याज के साथ हुआ। प्याज महंगा हो गया, 300 रुपये तक, टमाटर महंगे हो गए, बाकी चीज़ें महंगी हो गई, तो तब जाके आपने FBR को कहा वफाकी हुकूमत ने कि इनके ऊपर जो इंपोर्ट के ऊपर कस्टम्स और इनकम टैक्स ड्यूटी और ये सारी चीज़ें हैं ये एग्जम्प्ट कर दें, सिर्फ़ और सिर्फ जो NDMA या PDMA जिनको सर्टिफिकेट दे कि ये उन सैलाबज़दा इलाकों के लिए चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों पे भी एग्जम्पशन दें, और प्याज और टमाटर, इन चीज़ों, ये जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, ताकि उनके नर्ख जो हैं वो मार्केट में उन्हें कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि प्याज जो है वो 480 रुपये तक पहुंच गया था और बाज़ जगहों पे 500 रुपये किलो तक भी फ़रोख्त होता रहा है। तो गवर्नमेंट भी तब जाके वो एग्जम्पशन देती है या इंपोर्ट के ऊपर जो कस्टम्स ड्यूटीज़ हैं उनको फ्री करती है जब वो पानी सर से गुजर चुका होता है।
तो ये बिफोर टाइम मेजर्स लेने चाहिए कि लेकिन अगर अब आप खबर में वाज़ेह तौर पर मेंशन किया गया है जी सईद अहमद सईद की जानिब से कि दिसंबर में शदीद बहरान हो सकता है। हम कहते हैं फोरकास्ट नहीं थी, हम कहते हैं पहले से नहीं पता था कि बिजली बचा के रखनी है, पहले से नहीं पता था गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करेगा। दिसंबर में बताया ये जा रहा है, कल शाहिद सिपरा साहब कह रहे थे गैस नहीं आएगी, बिजली भी नहीं आपको मिलेगी, आटा भी नहीं आपको मिलेगा। आप मेरी बात सुने, आप यहाँ पे तो अब ये ऑब्वियस हो गया है कि अब जैसे इस वक्त मैं आपको बताऊँ, इस वक्त भी लाहौर के कई इलाकों में गैस नहीं आ रही, क्योंकि मैं घर अक्सर जाता हूँ ना, मेरे इलाके में तो नहीं आती है ना, मेरे इलाके में तो आती नहीं। मैं रात 10 बजे के बाद अगर घर वालों को चाय का कहूँ, कहते वो तो गैस ही नहीं आनी उनके पास। बात भी ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि प्लानिंग का फुकदान है। एक तो अल्लाह मतलब सैलाब आ गया, सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है और उसकी वजह से वो बिल्कुल एक कल बात दुरुस्त हो रही थी कि अभी तो हम उस तबाही को देख रहे हैं जो इस वक्त मचाई गई है, जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं उस पर भी अभी डिस्कशन करना है। लेकिन इस यहाँ पर अब अगर जिस तरह रिजवान भाई बता रहे हैं कि अभी वो सूबाई हुकूमत ने इजाज़त मांगी है वफाकी हुकूमत से, अब गवर्नमेंट चेंज है, वो टसलबाजी चल रही है, लड़ाई चल रही है, हो सकता है वो गंदा करने के लिए दोनों ही एक दूसरे को, मैं किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, अल्लाह करे इन लोगों को की टांग खींचने में हर कोई लगा है, आवाम भुगत रही है। और मेरा क्वेश्चन फिर यही है, मुझे खबर को वाइंड अप करना है। हम कह रहे हैं दिसंबर में आटा नहीं मिलेगा, हम कह रहे हैं दिसंबर में आपको गैस नहीं मिलेगी, बिजली मजीद महंगी है, सर्दियों में आपको शेडिंग का सामना रहेगा, तो आवाम को मिलेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ परेशानी, सिर्फ और सिर्फ तसल्लियाँ। और वो ऐसे में यकीन माने उम्मीदें तसल्लियाँ भी कुछ नहीं करती हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आप परेशान हो, जब आपको नजर कुछ ना आ रहा हो, तो फिर ये तसल्लियाँ भी आंखों के सामने अंधेरे आ जाते हैं। लोग बच्चे को कोई भी अपना भूखा नहीं देख सकता, और किसी के अगर लाइट ना आ रही हो ना, पंखा ना चल रहा हो, शदीद गर्मी में इंसान की ना अंदर से वो निकल रहा होता है। लेकिन ये परेशानी तो वही जान सकता है सिर्फ जिस पर गुजरी होती है, बाकी कोई नहीं जान सकता। हम ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे, और हम बात कर रहे हैं जी अवामी मसाइल की। इस वक्त सबसे बड़ा मसला आवाम के लिए महंगाई बना हुआ है, और महंगाई का जब कभी आवाम को पता चलता है तो थोड़ा सा कहीं रिलीफ मिला है तो फिर दौड़ें लग जाती हैं। और ये दौड़ें हमने देखी गुज़श्ता कुछ 8-10 दिनों में, जब लेस्को दफातर के बाहर हर दूसरा बंदा पहुंचा जिसका बिल नहीं भी कम होने वाला था, वो भी पहुंच गया कि किसी तरह ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट था ये ख़त्म करने का जैसे ऐलान किया गया। आज भी है जी यही रश देखा जा रहा है, और इसके लिए स्पेशल काउंटर कायम कर दिए गए हैं। नए बिल अपलोड ना होने से लेस्को दफातर में रश लग गया है। जी उमर, मैं समझता हूँ कि ये लेस्को का एक मसला, बिजली के हवाले से अगर बात करें तो वो ऐसा है कि जो नाज़रीन जितने भी बैठे हुए हैं, जो टीवी पे देख रहे हैं, चाहे वो हमारे कैमरा मैन है, आप हैं, रिजवान भाई, हम सब का। और मैं कल रात मेरे जो एक रिलेटिव थे उनके 3 फ़ोन आए कुछ मुख्तलिफ लोगों के, ये बिल कम भी होंगे या नहीं, क्योंकि रश बहुत है, हमारी सेहत इजाज़त नहीं देती कि हम वहाँ पर जाएँ, या गर्मी अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप इस तरह करें, आप लोग ना जाएं, अभी ज़रा देखते हैं, कहते कोई रेफरेंस निकाल लें, क्योंकि उसके बगैर तो सुनेंगे नहीं। अब ये एक ऐसा मसला है ना कि जो सबका है, मुश्तरका मसला है। और इस पर मैं आपको याद है लास्ट टाइम मैंने आपको ये बात की थी कि ख्वाजा आसिफ साहब के जो अल्फाज थे, बड़े ज़बरदस्त सियासतदान और बड़ी ज़बरदस्त तकरीर भी करते हैं, जो उन्होंने असम्बली में की थी कि कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। तो ये अल्फाज मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप तरसा के क्या दे रहे हैं जी, 200 यूनिट कर दिए, 100 कर दिए, 300 कर दिए, ये काम नहीं है हुकूमत के। ऐसे ही है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नून लीग की जो फेडरल में उनकी बीट करता हूँ, एक बंदा नून लीग का इनको डिफेंड करने को तैयार नहीं है कि जनाब बिजली की कीमतों में इतना होशरबा बिल हो गया। MNA MPA घरों में बैठे हुए हैं सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, महंगाई और मैं नाम नहीं लूँगा, चले बिलाल यासीन उस दिन मुझे मिले पंजाब असम्बली में ना, वो कहता है उमर साहब इस वक्त ये जो हालात हो गए हमारे, बिजली के बिलों ने मार दिया है। ये मैं आपको नून लीग के बंदों की बात कर रहा हूँ, उनके साथ कुछ 10 सलमान रफ़ीक आ गया, मतलब इस तरह 10 MPA से। नून लीग के बंदे इस चीज़ को डिफेंड करने को तैयार नहीं। भाई आप लोगों ने तरसा के कर रहे हैं। अच्छा इस तरह करें जैसे होता है ना कि पहले रोटी का एक लुकमा ले लें फिर दूसरा, आप आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे लोग इस वक्त। मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बात कर रहा हूँ कि लाहौर के हवाले से तो मैं बात आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि लोगों ने उधार पकड़ के ना
चाहे अपने रिश्तेदारों से, चाहे मेरे जैसे ने रिजवान नकवी साहब के गोडे गिट्टे पकड़ के जो उनसे वो बिल अदा किए हैं। आप यकीन माने मैं अपने दफ्तर में आसपास बहुत सारे लोगों वो को सारे जानती परेशान हूं हैं, मतलब जिन्होंने उधार पैसे उठाए होते हैं और तनख्वाह आने का वेट कर रहे होते हैं कि तनख्वाह आए तो ये 2-3 लोगों के उधार पैसे वापस करें, और जब वो उधार वापस करते हैं अपने दूसरे काम निपटाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर आप वहीं के वहीं होते हैं, फिर आपके पास पूरे महीने गुजारा करने के लिए कुछ नहीं। यकीन माने मैं अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को ऐसा जान, क्या करें लोग। ऐसे ही है, लोगों के जितना भी रनिंग एक्सपेंडिचर है उसके मुताबिक उन्होंने अपना जो है ना तनख्वाह के मुताबिक चीज़ें सेटल की होती हैं, और बिल अगर गैर मुतवक्के तौर पे इतना ज़्यादा आ जाए जो कि आपने सोचा ही नहीं है, क्योंकि आपने तो इतने यूनिट्स कंज्यूम ही नहीं किए। जब उसमें किया इन्होंने ये कि फ़र्ज़ करें कि हम किसी जगह से शॉप से समोसा लेते हैं, समोसा आ जाए अगर 30 रुपये का, तो उसका शॉप ओनर का है नहीं रिजवान साहब। मुझे अच्छा अगर उसका अच्छा आप उसका जिस दिन फ़ोन आ खिलाएंगे जाए, रिजवान भाई को और हमें उस दिन हमें रेट पता चले। अच्छा उसका फ़ोन आ जाए 5 साल के बाद, वो आपने 30 रुपये का समोसा मैंने आपको दिया था तो अब वो हो गया 60 रुपये का, तो आप मुझे 30 रुपये एक्स्ट्रा आके दे जाएं, तो 5 साल के बाद आपको क्यों याद आया? ये फ्यूल एडजस्टमेंट दरअसल ये चीज़ है कि जी आपके यूनिट का ये रेट है, लोगों ने तो जितना कंज्यूम किया उस रेट के हिसाब से उन्होंने अपनी जेब में पैसे रखे हुए हैं कि जी ये मैं बिल के लिए मैंने लहदा से पैसे रखे हैं। आपने जब उनके सर पे एकदम से महंगाई का पहाड़ ला के रख दिया है तो लोग बेचारे कर्ज लेने पे मजबूर हो गए। सफ़ेद पोश तबका जो है आपने उनकी चीखें निकाल दी हैं। लोगों का इतना बुरा हाल कभी भी नहीं हुआ, लोगों ने ये तवक्को ही नहीं की थी कि ये हमारे साथ ये करेंगे, और ये किया कि उन्होंने तजुर्बाकारों ने, मियाँ शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत ने, वो चूँकि वज़ीर आज़म है, तो ये सारा जो सर्कुलेशन गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ से सारी जो सारे पीडीएम पूरी पीडीएम, तो ये सारा मुद्दा जो है उनके गले में ये पड़ा है कि जी आपने लोगों को किस तरह से ला के परेशानी में जो है वो डाल दिया है। और अब जब आप उसमें रिलीफ दे रहे हैं तो रिलीफ आप इस तरह दे रहे हैं कि लोग सारा दिन वहाँ पे लाइनों में लगें और फिर जाके वो खाली हाथ लौट जाएं, और वहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं और इतना रश है कि लेस्को के लोगों से भी ये चीज़ें जो हैं वो मैनेज नहीं हो पा रही। फिर सरकारी दफातर का एक कल्चर होता है, उन्होंने अगर रिलीफ ऊपर से आर्डर आ भी गए हैं, उन्होंने उस रिलीफ देने में भी कोई ना कोई दिहाड़ी का रास्ता निकालना है कि उन्होंने लोगों को परेशान किया। लेस्को तो इस मामले में देखें ना, महंगाई का तो ये आलम है कि हमने अना को भी समोसे का कहा तो उसके बावजूद उसने हमें ऑफर नहीं किया कि हमें पार्टी का बहरहाल अभी असल बात यही आ जाती है, जिस तरह मैंने एक दफ़ा आपको बताया था कि टाउनशिप के जो SDO था उसके पास एक बुजुर्ग खातून गई, तो उसने उसको बड़ी बदतमीज़ी से झाड़, और माँ वालदा की उम्र की थी। तो इसी तरीके से यहाँ पे इनके रवैयों की दुरुस्तगी भी बड़ी ज़रूरत है, ये स्पेशली लेस्को के अफसरान के हवाले से। और सेकेंडली मैं समझता हूँ कि महंगाई का तो वो आलम जो आप बिल वाली बात कर रहे हैं वो हम सबका, मैंने आपको बताया आप किस किस के रवैये दुरुस्त कराएंगे वहाँ पर जो लोग LDA से रिलेटेड शिकायतें करते हैं, लोगों को मसाइल तो हमें अपनी मुझ समेत मतलब हम बात करते हैं, शुरू अपने आप से करना चाहिए। मुझ समेत हम सबको अपने रवैयों में बेहतर, अगर हमने एक बेहतर कौम बनना है तो हमें करना चाहिए, नहीं करेंगे तो हमारे बारे में कोई मतलब सब नुकसान होगा। ऐसे ही है, आम बंदा सुई गैस के दफ्तर चले जाए उसकी बात नहीं कोई सुनता, LDA के दफ्तर चले जाए उसकी बात नहीं कोई सुनता, एक्साइज के दफ्तर चले जाए उसकी बात किसी भी सरकारी दफ्तर चले जाए, बिजली के दफ्तर चले जाए उनकी बात कोई नहीं सुनता। तो फिर आम आदमी की जिंदगी में सुकून नाम की चीज ही नहीं है। अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है जी, बच्चों को हिफाजती टीके लगाने में शहर लाहौर सबसे पीछे है। कुछ दिन पहले हमने कहा था तालीम में सबसे पीछे है, सेहत में सबसे पीछे है, अब बच्चों के साथ भी ये किया जा रहा है। बच्चों की मुकम्मल इम्यूनाइजेशन कवरेज सिर्फ 68.5% रही है। रिजवान साहब, कितना ज़रूरी है बच्चों का हिफाजती टीके का प्रोग्राम मुकम्मल कराना? आप देखिए, किसी भी आप बच्चों के हॉस्पिटल में चले जाएं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल ये साथ है, इधर चले जाएं, वहाँ पे लाइनें लगी होती हैं। किसी को टाइफाइड हुआ है, किसी को कोई और वायरल इन्फेक्शन। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़्यादा रश दूसरे शहरों से और दूर दराज कसूर से बच्चे बहुत ज़्यादा आए होते हैं। जब कभी भी मेरा जाना हुआ है तो डॉक्टर्स यही बताते हैं कि ये जो इतना रश है, एक बेड पे 6-6 बच्चे हैं। मेरा तो एक्सपीरियंस है पर्सनल, वहाँ पे मतलब अल्लाह किसी को भी अस्पताल ना लेकर जाए, लेकिन मैंने वहाँ पे देखा है कि सरकारी अस्पतालों, क्योंकि चिल्ड्रन बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं वहाँ के, तो वहाँ पे यही है कि वो दीगर शहरों से आए होते हैं। लेकिन मैं अभी इस खबर को एक और एंगल से देखना चाह रहा था। मुझे याद है, मैं फिर सीमल के साथ रिजवान भाई और मैं इकट्ठे ही प्रोग्राम करते थे, तो सीमल आशमी होती थी, सिटी एट 10 ही करते थे। 2008 से 2018 तक जब तक हम करते रहे तो हम कहते थे सारे फंड लाहौर पे लग गए, लेकिन हम उसको जस्टिफाइड करते थे कि लाहौर पे तो शहबाज शरीफ फंड लगा रहा है, लेकिन
वो डिलीवर भी तो कर रहा है पूरे पाकिस्तान, पंजाब का नहीं पूरे पाकिस्तान का लाहौर पे प्रेशर है। अब जिस तरह आप बात करें कि कुछ दिन पहले एजुकेशन में लाहौर से तो मुझे लग रहा है बदला ले रहे हैं। अब देखें ना, लाहौर में पीछे रह गया। आज अफसोस है इस बात पे कि बच्चों के हिफाजती टीकों में भी लाहौर सबसे पीछे है। अंदाज़ा लगाइए, लाहौर वो शहर है जहाँ पर ज़िला राजनपुर, मुल्तान, इस्लामाबाद, कराची, साहिवाल, भक्कर, शाहजी के शहर का मैं नाम नहीं लूँगा, एहतराम करता हूँ, गुजरात चले, ठीक है, वो सारे लोग यहीं आके रहते हैं, यहीं से आप सीएम बनते हैं, यहीं से आप सारा मामलात कर रहे हैं। उसके बावजूद लाहौर को इग्नोर कर देना, ये बड़ा अफसोस की बात है। और बिल्कुल आप ये देखिए, ये इतनी अहम चीज़ है कि हम बार बार इसकी अहमियत पर बात कर चुके हैं। आपके बच्चों की सेहत, तंदुरुस्ती से ये चीज़ें जुड़ी हैं। कहीं ना कहीं गफलत से लोग कहते हैं बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है ना। मैं ये आप हेल्थ के हवाले से बात कर रहे हैं ना, तो बच्चों के जो इंजेक्शंस हैं ये सेफ्टी मेजर्स होते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं कि अल्लाह ना करे इसको कोई डिजीज ना हो जाए। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है। नाम ही हिफाजती टीके रखा गया तो समझ लें आप कि आपके बच्चों की हिफाजत, समझ लें कि आपके, आप देखें बच्चों से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है ना। ऐसे ही है। तो रिजवान में ये सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा महकमा सेहत बहुत पीछे है, हमें तशहीर करने की ज़रूरत है। रिजवान साहब, काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। ऐसे सेमिनार्स, ऐसे पब्लिक सर्विस मैसेज लेकर आने की ज़रूरत है कि हमने अपने इन कौम के बीमारों को आगे चल के अगर बीमारियों से बचाना है, ऑलरेडी अस्पतालों में बेड्स नहीं मिलते हैं, तो अगर इन चीज़ों से बचाना है तो हमें टाइमली तशहीर करनी है, बताना है लोगों को। असल में हर जगह पे सिफारिश आ गई है कि लोग आ जाते हैं, वो आके अच्छी तगड़ी सिफारिश, उन्होंने एक आधा बंदा अपने हाथ में रखा होता है जो उन्हें हर जगह पे प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही है, उनकी सिफारिश करता है, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उनको प्रोटेक्ट करने में, उन्हें हर हवाले से बचाने में, तो वो एक शील्ड का किरदार अदा करता है उनके लिए। लोगों के पास तगड़ी सिफारिशें होती हैं, वो डिलीवर नहीं करते पब्लिक को, वो सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए और ऐसी चीज़ों के लिए। लोग जो VVIPs हैं उनके बच्चों को घरों में जाके ये सारी चीज़ें सरकारी खर्चे पे दी जाती हैं और मुफ्त में मिलती हैं, और जिन्हें मुफ्त मिलनी चाहिए, जो बेचारे उस क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरते कि वो जाके अपने पल्ले से, अपनी जेब से खर्च करके ये वैक्सीनेशन करा लें, उनके लिए वैक्सीनेशन होती है कि उनको मुफ्त में आप जाएं और डोर टू डोर जाके कैंपेन करें। वो सिर्फ और सिर्फ पोलियो की टीम्स आती हैं, वो आके पूछते हैं कि जी यहाँ पे कोई कम उम्र बच्चा तो नहीं है जिसको वैक्सीनेशन लगने वाली। उसके अलावा हमने नहीं देखा कि कोई वैक्सीनेशन के लिए कोई टीम आई हो और उन्होंने आके अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी की हों। और ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर ये सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो उनकी तरफ से भी कोई चेक नहीं उस पर रखा जाता, और लोगों को पता होता है, जो उनके हेड होते हैं, जो प्रोग्राम चल रहा होता है, उन्हें पता होता है कि जी मुझे फलां मिनिस्टर साहब ने लगवाया हुआ है, मुझे किसने हटाना। रिजवान साहब, क्या ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिन घरों में पोलियो की टीमें जाती हैं, आपके पास डाटा तो बच्चों का होता है, सो पोलियो की तरह अगर हम इस कैंपेन को भी लॉन्च कर दें कि यही टीमें खुद घर पहुँच के बच्चों के लिए ये जो इंजेक्शंस का कोर्स है ये मुकम्मल करा दें, आपके पास डाटा तो तमाम मौजूद है, आई डोंट थिंक सो कितना मुश्किल है ये काम करना। विल पावर की बात है, अगर ये चाहें तो कोई मुश्किल नहीं है ये काम, और स्टाफ आपके पास मौजूद है। आप जिस तरह पोलियो की कैंपेन डिज़ाइन करते हैं उसी पैटर्न के ऊपर आप बाकी वैक्सीनेशन भी करें, हिफाजती टीकों की। आपको जो हॉस्पिटल्स के अंदर रश है वो ख़त्म हो जाएगा। बच्चे ज़ाहिर है जब उन्हें वैक्सीनेशन हुई होगी बिफोर टाइम तो बीमार नहीं होंगे उस तरह से, और आपको जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर जो एक बर्डन है, और फिर लाइनें लगी होती हैं, रोज़ाना लोग बेचारे सारा दिन कतारों में खड़े होते हैं, और वो प्रोसीजरल जो बैरियर्स आपने रखे हुए हैं, यहाँ से पर्ची बनाएं, यहाँ पे जाएं और फिर आके एक लंबे क्यू में लग जाएं, उसके बाद मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पर ज़रूरत इस समर की भी है कि पेरेंट्स को आ जाए, प्रॉपर इसकी तशहीर की जाए कि ये हिफाजती टीकों के प्रोग्राम में कौन कौन से टीके शामिल हैं, किस किस बीमारी से आपके बच्चों की हिफाजत करते हैं, किस किस एज में ये लगाया जाता है। इंशाल्लाह हम आगे चल के ज़रूर इस पर एक प्रोग्राम प्लान करेंगे, पहले भी किया था, लेकिन अगेन क्योंकि अब ये हमारे सामने जो तादाद आई है ये तो बहुत परेशान है। सो हम एक प्रोग्राम प्लान करेंगे, माहिरीन को बुलाएंगे और आपको तमाम डिटेल्स जो है वो बताएंगे। हमने भी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगली खबर की तरफ जाएंगे। जी हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद कहेंगे और अभी खबर है जी, 14 माह की तनख्वाहें नहीं अदा की गई। कम्युनिटी एजुकेशन टीचर्स भी हक लेने के लिए पहुंच गए। सेक्रेटेरिएट चौक में एहतजाज,
ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर रहा और 14 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई, मुस्तकिल करके गवर्नमेंट स्कूलों में शिफ्ट किया जाए। मुजाहिरीन की जानिब से ये मुतालबा किया गया। रिजवान साहब वक्त कम है, एक आपका कमेंट चाहिए, फिर मैं उमर की तरफ जाऊँगी। कम्युनिटी एजुकेशन टीचर्स की तरफ से ये मुजाहरा किया गया और बड़ी ज़्यादती है कि आपने 1 साल 2 माह से उन्हें तनख्वाहें नहीं दी। उनका मुतालबा है कि जी हमें परमानेंट किया जाए, और जब आप उनसे काम ले रहे हैं तो आप उनको तनख्वाहें क्यों नहीं दे रहे? आप देखें वो कहाँ से निकालेंगे फिर पैसे और कैसे अपना गुजर बसर करेंगे? उनका मुतालबा जो है हक बजाने पर, हुकूमत को शायद इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि वो सड़कों पे आएँ, आके लोगों को परेशान करें, रास्ते ब्लॉक करें, एम्बुलेंसेस रोकें और लोग परेशानी से दो चार हों गर्मी में। उसके बाद जाके जब लंबी लाइनें लगें गाड़ियों की, और उसके बाद जाके कोई बंदा आए एजुकेशन डिपार्टमेंट का और आके उनसे मुज़ाकरात करे और फिर उन्हें तिफल तसल्ली दे के घर भेजा जाए कि जी जाएँ और आपके मुतालबात पूरे करेंगे। तो ये बिफ़ोर टाइम इन चीज़ों को, जो चीज़ें फिजिबल हैं, जो हो सकती हैं और जो उनका कानूनी इस्तेहकाक है, वो मैं समझता हूँ कि एहतजाज के बगैर उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। उमर क्या जो कौमें अपने असातिज़ा की इज़्ज़त नहीं करती वो कैसे तरक्की करेंगी? सिर्फ ये एक कमेंट अगर आप बात ले लें कि बकाया अभी अगर अब देख, लेकिन इनका इशू क्या ये भी देखना चाहिए। 2 कम्युनिटी एजुकेशन टीचर्स जो हैं वो कहते हैं कि उनके मुताबिक जो है वो 14 महीने यानी 1 साल 2 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली, दूसरा रेगुलर नहीं किया गया। मेरा अंदाज़ा उनको भर्ती किया, उनको कहा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट पे है, लेकिन ये जुल्म है। हाँ, वो टाइम गुजर जाता है ना जो आप उनको और टीचर्स को सबसे ज़्यादा इस माशरे में मैं आज बताऊँ, आप जो कह रही थी कि कौन क्लर्क ठीक नहीं है, एजुकेशन ठीक नहीं, लेस्को ठीक नहीं, हम ठीक नहीं, भाई सबसे पहले आप असातिज़ा को इज्जत दे दें, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सबसे ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी में मैं आज तक रिजवान भी हम डिस्कस करते हैं कि जो कुछ भी है वालिदैन के बाद जो है, ठीक है, सबसे अहम किरदार हमारे साथ। बिल्कुल आपने सही कहा और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने जाना है ब्रेक की तरफ, हेडलाइंस होंगी, फिर वापस आते हैं शो में। यौम दिफाए पाकिस्तान, पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया गया। हमारे जवानों ने जिस कदर ताकत का मुजाहरा किया, जिस कदर बहादुरी का मुजाहरा किया, रहती दुनिया तक की मिसाल कायम रहेगी और दुश्मन को बता दिया कि उनके नापाक अज़ाइम को मिटाने के लिए, उनका सामना करने के लिए हमारे बहादुर जवान मौजूद हैं। आज का दिन उन शोहदा के नाम, उन गाजियों के नाम जिन्होंने हमारे दिफा की खातिर किसी किस्म की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं किया। तो सबसे पहले सलाम उन शोहदा, उन गाजियों को। नाज़रीन, यौम दिफाए पाकिस्तान बिलाशुबा हमारी तारीख का बहुत बड़ा और बहुत अहम दिन है। तो आज एक कोशिश करेंगे इस दिन को याद करने की, इस दिन के मंजरनामे की तरफ आने की, इस दिन के पैगाम की, और इस दिन से हमें क्या पैगाम मिलता है। हमारे आज के नौजवान, हमारे आज के बहादुर सपूत, हमारे आज के फ़ौजी अफसरान वो क्या जज्बा रखते हैं। हमारे मेहमान जो कि हमारे साथ मौजूद हैं जी, खुर्रम जमान साहब स्क्वाड्रन लीडर हैं, फ्लाइट कमांडर हैं, और इसके साथ साथ तासीर अब्बास साहब ने ज्वाइन किया है, ये भी स्क्वाड्रन लीडर हैं। अपने मेहमानों को वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जी आगाज़ कर लेते हैं खुर्रम साहब आपसे। आज का दिन बिलाशुबा एक बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तानी कौम के लिए, बहैसियत कौम फ़ख्र का दिन है हमारे लिए, क्या कहेंगे? नो डाउट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये दिन, इस दिन की इम्पोर्टेंस हमारे अल्फाज से हम बार बार इसका तजदीद अहद इसी वजह से करते हैं क्योंकि इस दिन की एक इम्पोर्टेंस है, हमारी हिस्ट्री में इसका एक नाम रहा हुआ है और हम अपनी इस दिन को याद करने का एक मकसद है। मेरे ज़ाती ख़्याल में हमारा मकसद इस दिन को याद करने का ये है कि जब भी इंशाअल्लाह, जब भी जैसे भी हमें ये मौका मिला, ये दिन, ये मौका नसीब हुआ, तो हम भी वो उस लेवल तक आ सकें जिस तक हमारे सीनियर्स ने, जो हमारे असलाफ ने जो कोशिशें और वो की हैं, हम भी उस पर पूरा उतरने की कोशिश कर सकें। बिल्कुल आपने सही कहा। जो मिसालें कायम कर दी और जिस तरह से हमने देखा कि शोहदा ने, गाजियों ने अपना नाम बना लिया रहती दुनिया तक, ये सब चीज़ें आपके सामने थी। उसके बाद भी इतनी बहादुरी के, सबसे पहले तो आपकी मदर को सलाम जिन्होंने इस फील्ड में आपको भेजा। कभी खुद सोचा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मुल्क के दिफा के लिए 24 घंटे आपको एक्टिव रहना है, आंखें खुली रखनी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ऐसे स्टार्ट करूँगा कि मेरी मदर और मेरे फादर की ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करूँ और बचपन से वो अक्सर ए पुत्र हटाते नहीं दिखते, इस तरह के मिली नगमे जो थे वो सुनती थी और उनको सुन के
इंसान के दिल में जोश और वलवला ताज़ा हो जाता है। यानी हुब्बुल वतनी का इतना नेक्स्ट लेवल आपके जी। पेरेंट्स के अंदर। तो उनकी वजह से मेरे अंदर भी ये जज्बा आया कि मैं अपने मुल्क की डायरेक्टली खिदमत कर सकूँ। खूबसूरत। तो इसलिए आप फोर्सेस का इंतखाब इसलिए करते हैं कि आप अपने मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्कीर बनाने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें आपको डर होता है कि आपकी जान जा सकती है, उसमें आपको डर होता है कि आपकी जान अगर चली गई लेकिन हो सकता है कि आपकी वजह से किसी और की भी जान चली जाए। तो ये चीज़ अपने अंदर एक इनफरादियत रखती है कि हम बीइंग बहैसियत मुस्लिम एक तो जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होते हैं, तो साथ साथ जज्बा शहादत से भी सरशार होते हैं। तो ये दोनों जज्बे ऐसे हैं जो आपको जीना भी सिखाते हैं और अपने मुल्क के लिए मरना भी सिखाते हैं। इसके लिए मैं एक लाइन ये कहूँगा कि मुझे जो मोटिवेशन मिलती है वो मैं वन लाइन में ऐसे डिफ़ाइन करूँगा कि माई फेथ, माई पाकिस्तान, माई PAF, द रीजन्स टू लिव फॉर एंड डाई फॉर। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। और यही जज्बा मैं कहती हूँ हर पाकिस्तानी में होने लग गया तो किसी की क्या ज़रूरत है कि पाकिस्तान को मैली आंख से भी देख जाए। अच्छा जी, 7 सितंबर को पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मंसूब किया जाता है, क्यों किया जाता है, रीज़न इसकी क्या है, क्या बयान करेंगे? एक्चुअली पहले तो 6 सितंबर डिफेंस डे, 7 सितंबर बेसिकली हम आर्मी का दिन मनाते हैं, 7 सितंबर एयरफोर्स डे, 8 सितंबर इज़ नेवीज़ डे। 7 सितंबर अलग से मनाने की दो वजूहत हैं। एक वजह मैं बयान कर देता हूँ कि ये वो दिन था जिस दिन हम अपनी एयर सुपरियॉरिटी, अपनी डोमिनेंस ओवर द एनिमी कायम करने में और उसको मेंटेन करने में हम कामयाब हुए। ये वो दिन था जिसको हम याद करते हैं कि इस दिन और इस दिन के बाद हमारे दुश्मन हमारी सरहद के पार ना आ सका, ना आने की वो जुर्रत कर सका, और इसलिए इस दिन को मनाने के लिए हम स्पेसिफिकली 7 सितंबर का दिन मनाते हैं। दूसरी रज़ा मैं रीज़न छोड़ूंगा अपने साथी के लिए कि वो बताएंगे दूसरी रीज़न। जंग सितंबर जो एयर बैटल थी वो स्टार्ट हुई थी 1 सितंबर 1965 को, जब स्क्वाड्रन सरफराज रफ़ीकी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज़ भट्टी ने दो वैम्पायर एयरक्राफ्ट को गिराया था। उसके बाद मज़ीद वैम्पायर एयरक्राफ्ट गिराए गए जिसमें स्क्वाड्रन MM आलम ने भी उनको गिराया। तो एक तो रीज़न ये थी कि इंडियन एयरफोर्स को ये एहसास हो गया कि उनके जो वैम्पायर और ओरिगन एयरक्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर सकते। तो उनकी 2 अददी बर्तरी थी, 5:1 का था, लेकिन स्टिल उनको वैम्पायर और ओरिगन एयरक्राफ्ट को सस्पेंड करना पड़ा कि वो मज़ीद इसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। इसके बाद एक और बहुत अहम मार्का हुआ जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने हलवाड़ा और पठानकोट वगैरह पर स्ट्राइक की और उनके MiG-21 एयरक्राफ्ट को जो ज़मीन पर खड़े थे उनको मार गिराया और काफ़ियों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। MiG-21 एयरक्राफ्ट उस दौर का लेटेस्ट एयरक्राफ्ट था। तो ये 2 बहुत ही बड़े सेटबैक्स थे इंडियन एयरफोर्स के लिए और इंडियन आर्मी के लिए भी। इसके अलावा 2 हिस्ट्रीज़ के भी 2 अनोखे वाक़यात हुए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट आफ्ताब ने 6 सितंबर को F-104 एयरक्राफ्ट के थ्रू मिस्टियर एयरक्राफ्ट गिराया इंडिया का। ये तारीख का पहला वाक़या था जब किसी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट ने एक जहाज़ गिराया। फिर 7 सितंबर दी वेरी नेक्स्ट डे स्क्वाड्रन MM आलम ने 5 जहाज़ गिराए। वो F-86 उड़ा रहे थे और उनके जहाज़ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग जहाज़ जो कि इंडियन हंटर्स जिनको तस्वुर किया जाता है, उन्होंने 5 जहाज़ लेस देन अ मिनट में गिराए। एक जहाज़ 30 सेकंड में और 4 अदर एयरक्राफ्ट। यानी हमारे जहाज़ों से टेक्नोलॉजी में भी वो अपग्रेड थे हर तरह से जी। फिर भी ये कारनामा पाकिस्तान ने कर। तो ये 2 कारनामे दुनिया फ़ज़ाइया की तारीख में भी रकम हो चुके हैं और इसकी वजह से इन्होंने इंडियन एयरफोर्स पे एक ऐसी धाक बिठा दी जिसकी वजह से पाकिस्तान को एयर सुपीरियॉरिटी अचीव होगी। तो इस वजह से 7 सितंबर का डे पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मंसूब किया जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा, इतने बड़े बड़े कारनामे जब आपके सामने होते हैं, आपकी अपनी ही फील्ड में आपने देखा होता है कि जी तारीख रकम कर दी, किसी भी दौर में इन लोगों के कारनामे, इन लोगों के नाम हमेशा आपके ऊपर रहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फील होती होगी। 24 घंटे ऐसा लगता होगा कि मैदान जंग में हैं, हम कौम की हिफाजत के लिए हैं, नींद सुकून से आ जाती है? बड़ा ही मुश्किल और चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये। जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है तो यस, हम मैं एयर डिफेंस ब्रांच से ताल्लुक़ रखता हूँ और हम 24 घंटे जंग की कैफियत में होते ही हैं। And it is not mere words, it's our actions because we are the first one who has to alert the aircraft to get airborne and go and fight the enemy. So हमारी ना सोने वाली आँख
एयर डिफेंस की है जो हर वक्त जाग रही होती है 24/7 एंड 365 डेज इन ईयर। लेकिन जहाँ तक दीन की बात है तो शायद दो वजूहात हैं उस ड्यूटी के बाद, वो सुकून कि शायद ये वो आँख थी जो ना सोई और इसने वो हक़ अदा किया जो इसको अदा करने का इसकी ज़रूरत थी। शायद बहुत सुकून की नींद आ जाती है इसके बाद। और शायद एक ऑन दी लाइटर नोट ये भी कह सकते हैं कि इतनी टफ ड्यूटी के बाद शायद नींद वैसे ही जल्दी आ जाती है। टफ ड्यूटी की आपने बात की, किस लेवल की ट्रेनिंग होती है? अगर हम उस टाइम की बात करें, आज तो दौर बहुत जदीद है, आपके पास इक्विपमेंट्स, आपके पास जिस तरह से हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, हमारे पास गैजेट्स इतने आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी ने इतना अपग्रेड कर दिया है, तो आपके पास अगर चैलेंजेस ज़्यादा हैं तो मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप किसी भी फील्ड को देख लें तो जिद्दत तकरीबन हर फील्ड में आ चुकी है। ऑलमोस्ट डिजिटल मीडिया रेवोल्यूशन है, इसी तरह एयर फोर्सेस में या मिलिट्रीज़ में इक्विपमेंट को काफ़ी मॉडिफाई किया गया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ लेस किया गया। तो जो ट्रेनिंग है ये एक कॉन्टीन्यूस पार्ट है आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल का। उसकी रीज़न ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है आपको उस टेक्नोलॉजी पे काबू भी पाना है, और दुश्मन जो टेक्नोलॉजी एक्वायर करता है आपको उसके अगेंस्ट लेवल पे पहुंचना जी, आपको उसके अगेंस्ट अपनी हिकमत अमली बनानी भी है और उस पर अमल पैरा भी होना है। तो ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है। और पाकिस्तान एयरफोर्स का जैसे विजन है टू बी अमंग द मोस्ट रिस्पेक्टेड एयर फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड, तो उस लिहाज से अगर आप अपने आप को उस मुकाम पर लेके जाना चाहते हैं तो आपको वैसी ही ट्रेनिंग, वैसी ही रिसोर्स की यूटिलाइजेशन, अपनी कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट वैसी ही करनी पड़ेगी ताकि आपको दुनिया की जो एयर फोर्सेस हैं वो रिस्पेक्ट की निगाह से देखें। सही कहा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आएंगे तो कुछ अपने मेहमानों की ट्रेनिंग से रिलेटेड बात करेंगे कि इनकी ट्रेनिंग किस तरह, क्योंकि कहा जाता है बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है, आपको बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। और वो नौजवान जो कि प्लान करना चाहते हैं इस फील्ड में आने के लिए, उनके लिए कौन सी ऐसी गाइडलाइन है, ज़रूर हम शेयर करेंगे आपके साथ ब्रेक के बाद आके। हमारे मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और हमने बात करनी है वो कुछ ट्रेनिंग के मराहिल की कि कितनी सख्त ट्रेनिंग होती है, किस तरह से ट्रेन किया जाता है इस लेवल पर आने के लिए। क्या कहना चाहेंगे खुरम साहब? मैं इसकी स्टार्ट करूँगा। मैं एक्चुअली इन द 8th क्लास आई जॉइन PFW स्कूल लोअर टोपा, और वहाँ से 1999 से मेरी ट्रेनिंग एयरफोर्स के साथ स्टार्ट हुई। एंड ऑन द लाइटर नोट फर्स्ट कि शायद हम पढ़ाई से भागने के लिए फ़ौज में गए और वहाँ भागना भी पड़ा और दौड़ना भी पड़ा और दौड़ते दौड़ते भागना पड़ा और पढ़ते पढ़ते दौड़ना पड़ा। लेकिन खैर दिस वाज ऑन द लाइटर साइड। ट्रेनिंग always remains a wholesome thing. It is not one side. It is not only theory. सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ भागना नहीं है, सिर्फ ड्रिल नहीं है, सिर्फ रनिंग नहीं है, सिर्फ गेम्स नहीं है। It is how we act and react to a situation. So इसके लिए इन सब चीज़ों की ना बहुत ज़रूरत है, और जितनी ज़रूरत है ये हमारे सिर्फ इंस्ट्रक्टर्स ही समझ सकते हैं। और आज शायद हम जो भी कुछ हैं, जितना भी इस एस्पेक्ट को देखें, हमारे अपने ट्रेनर्स और इंस्ट्रक्टर्स की वजह से। बिल्कुल। तासीर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी ट्रेनिंग सख्त होती है, और फिर वो सख्त ट्रेनिंग के बाद जब आप किसी लेवल पर पहुंचते हैं, ऑब्वियसली फिर आपको पता चलता है कि भाई इतनी मेहनत अगर की है तो आज वो मकाम भी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के पीछे जो मेन रीज़न होती है वो आपकी मोटिवेशन होती है, जो आपको स्टेटस या मनी से बियॉन्ड देखना सिखाती है। वो एक्सटर्नल रीजंस होती हैं जो आपको परसू करती हैं इस गोल को अटेन करने के लिए। तो जब आप पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी को ज्वाइन कर लेते हैं, अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, तो बीच में कई मुश्किल मराहिल आते हैं जिसमें आप थकते भी हैं, आप ये सब कुछ बर्दाश्त भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो की रोल प्ले करती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है जो आपको कुछ ना कुछ करते रहने के लिए हमेशा मोटिवेट रखती है। तो ट्रेनिंग टफ़ है नो डाउट, लेकिन वो कहते हैं कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो अगर कोई भी मुश्किल काम है तो उसमें अगर आपकी विल है, आपकी मोटिवेशन है और आपकी अनथक मेहनत है, तो आप वो काम ज़रूर हासिल कर लें, मुकाम ज़रूर हासिल कर लेंगे। और दूसरा ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इस लिहाज से आपको ट्रेनिंग चाहे वो कैडेट लाइफ की हो या उसके बाद भी थ्रू आउट ये चलती रहती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। तो वो मोटिवेशन जो होती है वो आपको फोर्स करती है कि आपने
ट्रेनिंग में कैसे परफॉर्म करना है। अच्छा, एक चीज़ मैंने हमेशा सुनी भी है कि हमारी तादाद जो है एयरफोर्स की हमेशा से इंडियन एयरफोर्स से कम है। उसके बावजूद जज्बा और उसके बावजूद जब कभी हमारे सामने वो अभिनंदन वाला वाक़या भी है, तो कम तादाद के बावजूद क्या कोई स्ट्रेटजी उनसे बड़ी स्ट्रांग होती है, हिकमत अमली बड़ी स्ट्रांग होती है जो कम तादाद को भी पिछाड़ देती है? इस पर मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हम जिस तरह यौम दिफा सेलिब्रेट कर रहे हैं, जंग सितंबर को याद कर रहे हैं, तो 1965 में अगर हम देखें तो इंडियन एयरफोर्स के पास ऑलमोस्ट 775 फाइटर एयरक्राफ्ट थे जो कि 29 स्क्वाड्रंस में डिस्ट्रीब्यूटेड थे। और अगर हम पाकिस्तान एयरफोर्स को देखें तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास तकरीबन 141 एयरक्राफ्ट थे जो कि 9 स्क्वाड्रंस में डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अगर हम इसकी रेशो चेक करें तो ऑलमोस्ट 5:1 बनती है। और फिर भी अगर हम देखें तो कम से कम 500 एयरक्राफ्ट ऐसे थे इंडियन एयरफोर्स के पास जो कि फ्रंट लाइन बैटल में वो यूज़ कर सकते थे। लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की ट्रेनिंग की वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स अपने से अददी बर्तरी वाले दुश्मन को नाको चने चबवाने में कामयाब होती है। मैं इसमें ये चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये सिर्फ ट्रेनिंग एक फैक्टर हो सकती है। देखें कि पाकिस्तान एयरफोर्स इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जिसमें पर्सनल के रिसोर्सेज हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं, इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, ट्रेनिंग है और भी कई फैक्टर्स हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स करती ये है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है लीडरशिप का। जब 1 सितंबर 1965 को एयर हेड क्वार्टर्स में इतला मौसूल हुई कि इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान आर्मी को के ऊपर अटैक करना चाहती है, तो उस वक्त एयर मार्शल उस वक्त के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल नूर खान ने T-37 एयरक्राफ्ट पे गुजरात लैंड किया और ऑन ग्राउंड सूरत हाल को असेस किया। इसी तरह अगर आप 23 मार्च में परेड को देखें तो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हमेशा उसको फ्रंट से लीड कर रहे होते हैं। तो लीडरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लीडरशिप जब फ्रंट से लीड कर रही होती है तो नीचे वालों में मोटिवेशन और उस तरह का परफॉर्म करने का जज्बा आता है। जब आप देखते हैं कि जी ऊपर तो इतना जज्बा है और हमने इस जज्बे को साथ लेकर चलना है। हमारे पास माजरत के साथ वक्त कम है, एक छोटा सा मैसेज आपसे चाहिए, फिर मैं आपकी तरफ आऊँगी। रिगार्डिंग दी ट्रेनिंग और उसकी मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। एक्चुअली के लिए आपकी 4 चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तो फिर आप दुश्मन से आप जीत सकते हैं, या दुश्मन के पास ये 4 चीज़ें तो आप जीत सकते हैं। मैन, मटीरियल, एवरीबडी नोज, हमें उनका पता होगा, उनको मोरलेस हमारा पता होगा। देयर आर 2 more एस्पेक्ट्स टू इट विच प्रोबेबली मेक्स द डिफरेंस। वन इज़ द ट्रेनिंग जिसकी मेरे साथी ने भी बात की, एंड द अदर इज़ मोटिवेशन एंड मोरल। ये वो फैक्टर है जो हमारा दीन इस्लाम, हमारी जो वो इस वक्त ये बात करते हुए भी हमारे वो रोंगटे का खड़ा हो जाना, ये उस बात की दलील है, उस बात का उसके ऊपर ये प्रेस करता है, उसको हैमर करता है कि हम हमेशा से तैयार हैं, हम हमेशा से तैयार रहेंगे। और जिस तरह उस दिन वो आए, हमें सरप्राइज़ नहीं मिला, बट जब हम गए उनको सरप्राइज़ मिला। बिल्कुल, आपके मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपनी पाकिस्तानी कौम को यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान अभी जिस तरह सैलाब आया हुआ है, एक आफत है और पाकिस्तान इससे निमटने की कोशिश कर रहा है। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ पाकिस्तान अफेक्ट हुआ है सैलाब की वजह से। तो पाकिस्तानी कौम ने हमेशा से अपने हौसले और अपने अज़्म को हमेशा बुलंद रखा है और एक दूसरे का हमेशा से साथ दिया है। तो ये एक और मौका है जिसमें हमें एज ए नेशन खड़े होने की ज़रूरत है और जितने भी फ्लड अफेक्टेड हैं उन सब की हेल्प करने की ज़रूरत है, उनको कंसोल करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को दोबारा से तरक्की के रास्ते पर डालने की ज़रूरत है। इसमें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के अलावा सिविल इदारे भी बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अवाम भी बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बस ये एक कंबाइंड एफर्ट है जिसके थ्रू हम इंशाल्लाह इस मुसीबत से भी छुटकारा इंशाल्लाह। बहुत बहुत बड़े मसाइल से हमारी कौम बाहर निकली है। जब आप जैसे बहादुर लोग हमारे साथ होंगे तो हम सुकून से सो भी सकेंगे और किसी भी बड़ी जो है ना आजमाइश, उससे भी बाहर निकल जाएंगे और माशाल्लाह माशाल्लाह कामयाबी के साथ बाहर निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के कीमती वक्त के लिए। और जाते जाते आज के दिन की मुनासबत से कौम के बहादुर सपूतों को एक खिराज तस्लीम पेश करेंगे।